नमस्ते, मैं केतकी चितले और आज हम बात करने वाले हैं, मतलब ऑलरेडी हम इंस्टाग्राम लाइव पे इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो फेसबुक दर्शकों के लिए ये यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे हम ये वीडियो दोबारा शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता लाइव डाउनलोड कैसे किया जाता है। सो मैं ये वापस शूट कर रही हूँ। होपफुली इसमें शायद प्रोनाउंसिएशन या फिर इसकी गलतियां कम हो जाए, बट एज यूजुअल अलाइनर्स है तो बात करने में तकलीफ होती है, तो कृपया आप हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा हमें लग रहा है। थैंक यू इन एडवांस यदि आप डिस्काउंट दे रहे हैं। यदि आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो whatever. So let's begin. आज एक्चुअली मैं पूरा वीडियो उन्मेष गुजराती, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, चंद्रचूड़ फैमिली और तीस्ता सेतलवाड़ के बारे में बात करने वाली थी। लाइक ये कैसे है, इट्स लाइक अ वेब, अ स्पाइडर्स वेब which is so interlinked with each other that it can astound your mind. Once you go down the rabbit hole, it's really, it's astounding, it's astonishing, it's shocking. मतलब हैरान हो जाता है कोई भी इंसान। ऐसा पूरा केस है। बट जब मैंने सोचा कि हम वीडियो करना स्टार्ट करते हैं, तब मेरे समझ में आया कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो एक वीडियो में मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए हम इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में बेसिकली हमारा सबसे पहला ये क्या है, मेन फैक्टर जो ग्लू है, गम, फेविकॉल जो है वो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और चंद्रचूड़ फैमिली। यस, मैं चंद्रचूड़ लिखना भूल गई, पर उनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर गई, तो लिख ही देती हूँ। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि एक्चुअली मैं लिखने नहीं वाली थी, बट मैंने गलती से नाम ले लिया, तो आई वाज लाइक लिख ही देते हैं भाई। जो हमारा फेविकॉल है, जो ग्लू है, जो हमारा मेन गम है, जो कनेक्ट करता है सबको, सबके बीच में जो है, वो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और चंद्रचूड़ फैमिली। तो एक केस है उमेश गुजराती जी के अगेंस्ट और दूसरी जगह है तीस्ता सेतलवाड़। तो आज बात करते हैं, आज हम कंसंट्रेट करते हैं उमेश गुजराती के ऊपर। उमेश गुजराती है कौन, बहुत लोगों को पता नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट है। ये और इनकी पत्नी एक ऑनलाइन वेबसाइट जर्नलिज्म, सॉरी मेरी रूम साउंड प्रूफ नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई माइक या ऐसे कुछ डिवाइस है जो साउंड प्रूफिंग करते हैं, और सब अपने बर्तन रात को धोते हैं, और मेरे समझ में नहीं आता कि कब शूट करूं, क्योंकि रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही टाइम मिलता है जब हर जगह शांति होती है, और तभी मैं भी सोती हूँ। सो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। सो एनीवे, लेट्स बिगिन। ये एक जर्नलिस्ट है जो अपने पत्नी के साथ
स्प्राउट्स नाम की एक साइट है, वो चलाते हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था दैट दिवाली वाउचर्स वर गिवन टू जर्नलिस्ट्स। अब 2022 में उनके अगेंस्ट इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने डेफमेशन की केस डाल दी। लेट मी एक्सप्लेन डेफमेशन की केस कैसे होती है। हाँ, डेफमेशन की केस क्यों डाली, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने ये एलिगेशंस किए हैं कि दैट आर्टिकल, जो भी आर्टिकल स्प्राउट्स में छापा गया था, दैट हार्म्ड एंड डिफेम्ड लोक सत्ता एडिटर गिरीश कुबेर। यानी कि वो आर्टिकल बहुत हार्मफुल था और उन्होंने लोक सत्ता के जो एडिटर है, लोक सत्ता एक मराठी न्यूज़पेपर है, बहुत ही बड़ा फेमस मराठी न्यूज़पेपर है, उसके जो एडिटर है गिरीश कुबेर जी, उनको डिफेम किया गया है। उस आर्टिकल की वजह से वो डिफेम हो गए हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का कहना है, मानना है। और लोक सत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अंतर्गत आता है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के काफी सारी प्रिंट मीडिया है, मैगजीन, फिर बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी है, जर्नलिज्म के संबंधित बहुत सारी चीजें इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अंडर आती है। सो एनीवे, डिफेमेशन केस कैसे एक्चुअली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, मार्कर्स के साथ हम बात करते हैं, आसानी होगी समझने के लिए। यदि ग्रीन मार्कर को लगता है कि ब्लू मार्कर ने इसे डिफेम किया है, तो ग्रीन मार्कर, केवल ग्रीन मार्कर के पास ये हक है कि वो ब्लू मार्कर के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस डाले। रेड मार्कर बीच में आके डिफेमेशन का केस नहीं डाल सकता ब्लू मार्कर के ऊपर, ऑन बिहाफ ऑफ किसी के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आके नहीं झगड़ सकता कि उनके साइड से हम झगड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता बाय लॉ। हाँ, बाय लॉ ऐसे अलाउड नहीं है कॉमन मैन के लिए। लेकिन यदि वो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या कह सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में आर्टिकल्स कौन लिखता है? अभिनव चंद्रचूड़। हाँ जी, अभिनव चंद्रचूड़, अभिनव डी चंद्रचूड़ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में आर्टिकल्स लिखते हैं। और जब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने उन्मेष गुजराती के अगेंस्ट डिफेमेशन की केस डाली, तो काउंसिल के तौर पे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की साइड से कौन आया? अभिनव जी आए। लाइक हाउ आप खुद आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप काउंसिल के तौर पे कैसे वहां पे खड़े हो रहे हैं, और आपको अलाउ भी कैसे किया जा सकता है? कोई और अगर जर्नलिस्ट होता तो उसे खड़ा भी नहीं करते, लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ है इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। ओह सॉरी, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना ही भूल गई बाय द वे। Investigation by the Revenue Ministry of Maharashtra against financial irregularities concerning Express House are pending for over 6 years. Over 6 years. मतलब क्या है? Financial irregularities by Express House, यानी कि इनकी जो फाइनेंसेस है उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र इनकी जांच पड़ताल कर रही है। और इस जांच पड़ताल को अभी 6 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी
कोई रिजल्ट नहीं आया है। मतलब जांच की तो आपने एग्जैक्टली क्या जांच की है, कुछ किसी को पता नहीं है। जांच की भी है या नहीं। सिस्टम हमारा काफी अच्छा है। सो लेट्स गो ऑन। सोहान जी, अभिनव चंद्रचूड़ को एग्जैक्टली वो है कौन? धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी के बेटे। धनंजय वाई चंद्रचूड़ ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो किसके बेटे हैं? वो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी के बेटे। विष्णु चंद्रचूड़ कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी कौन थे? यशवंत जी थे इंडियाज लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस, उनके बेटे एडवोकेट एंड हाई कोर्ट लॉयर। नेपोटिज्म नहीं ना। नेपोटिज्म खाली फिल्म इंडस्ट्री में किया जाता है, राइट? चीफ जस्टिस के बेटे चीफ जस्टिस, उनके बेटे हाई कोर्ट लॉयर, एडवोकेट, जो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं और उसी न्यूज़पेपर के काउंसलर उसको मतलब अगेंस्ट लाइक लॉयर उनके साइड से भी लड़ते हैं। डिफेमेशन केस पता है कितने पैसों की डिफेमेशन केस है? उन्मेश जी के अगेंस्ट 100 करोड़ और उनके बीवी के खिलाफ 100 करोड़, तो 100 + 100 बने 200 करोड़। $200 करोड़। मतलब गुजराती जी, अभी आप मुझ पे डिफेमेशन केस मत डालिए जो मैं आगे कहने वाली हूँ। पता चला ये मुझ पे ही केस डाल दे कल को। अब स्प्राउट्स को बेच भी दे ना, सारी स्टेट भी बेच दे, सब बेच दे, खुद को भी बेच दिया तो भी 200 करोड़ नहीं ला सकते ये पति पत्नी। कोई नहीं ला सकता इतने पैसे अनलेस एंड अनटिल आप कोई फाइनेंसर है जो झोल झपाटा करते हैं या फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ही आप कर सकते हैं। उन्मेश गुजराती जी 200 करोड़ नहीं कर सकते और ये फैक्ट है। ये 200 करोड़ कैसे लग रहे हैं मुझे पता है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या फिर आपके पास बहुत ज्यादा सामान है और आप एक्चुअली जो मिनिमम रिक्शा का भाड़ा होता है ना 23 रुपए मुंबई में है, हर जगह अलग अलग है, तो मैं मुंबई की बात करती हूँ क्योंकि मुझे बाकी जगह का पता नहीं है। 23 रुपए है मिनिमम। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर आप डीमार्ट से बाहर निकल रहे हैं, रिलायंस फ्रेश से बाहर निकल रहे हैं, हर कोई भी हाइपर सिटी हो कहीं पर भी आप बाहर निकल रहे हैं और आपके पास बहुत ज्यादा सामान है तो आपको दूसरा कोई चॉइस नहीं है लेकिन रिक्शा पकड़नी ही पड़ेगी। तो रिक्शा वालों को भी पता होता है ना कि भाई इनकी तो मजबूरी है, काफी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा सामान है या फिर बहुत ज्यादा सामान है तो इनकी तो मजबूरी है, तो मुंह में जो आए वो बक देते हैं, है ना। कभी कभी 50 रुपए भी बोल देते हैं, कभी कभी 200 रुपए भी बोल देते हैं। मिनिमम भाड़ा कितना है? 23 रुपया। जाना कितना है, डिस्टेंस कितना है? 23 रुपए वाला मिनिमम भाड़ा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी
मिनिमम 50 रुपए से नीचे तो वो आते हैं ही नहीं। वैसे ही कुछ मुझे ये केस लग रहा है, काफी फनी लग रहा है मुझे ये केस, सीरियसली। तो एनीवे, आते हैं अभिनव जी पे, अभिनव के पिताजी पे, धनंजय जी पे। धनंजय चंद्रचूड़ जी, हाँ जी, ये वही हैं जिन्होंने तीस्ता सेतलवाड़ के बारे में 3 जज बेंच बिठाया था। अब क्या होता था, मतलब इफ आई डिसाइड टू कंपेयर, ओके, लेट्स कंपेयर। एक बेरोजगार इंसान है, लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, जॉबलेस है, और जॉबलेस होकर भी अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड होके भी बिना पैसे कमाए भी कुछ बाकी चीजें भी नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको नौकरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि नौकरी नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं करता। कुछ ना कुछ तो इंसान करता रहता है, लेकिन कोई कोई ऐसे इंसान है जो कुछ भी नहीं करते। और उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उनके बाद सबसे ज्यादा हॉलिडेज या फिर बेरोजगारी किसको है, वो है जजेस को। क्यों पता है? उनको स्कूल से भी ज्यादा हॉलिडेज मिलती है। एक स्कूल में जाने वाले बच्चे को भी जितने हॉलिडेज नहीं मिलते होंगे उतने हॉलिडेज इन लोग को शायद मिलते हैं। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। क्यों? ब्रिटिश काल में कॉलोनियल एरा जिसे कहा जाता है, तभी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन हाई कोर्ट्स या किसी भी कोर्ट्स में हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उन फिरंगों को यहाँ की गर्मी सहन करना बहुत मुश्किल था। तो वो लोग क्या करते थे, समर वेकेशन लेते थे, कई हिल स्टेशन चले जाते थे। अभी नॉर्थ में जो हाई कोर्ट है वो चले जाते थे यहाँ पे देहरादून, या फिर अरे यार मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, डीसी नाम है हिमाचल की ओर। एनीवे, कोई हिल स्टेशन चले जाते थे। तभी बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। वो कहाँ जाते थे, लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान, या फिर कोई भी हिल स्टेशन हो वहां पे जाते थे। और विंटर वेकेशन क्यों हुआ करते थे? विंटर वेकेशन हुआ करते थे ताकि ये लोग अपनी क्रिसमस लाइक फेस्टिवल्स उनके जो है वो सेलिब्रेट कर सके। तो इसकी वजह से समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस हुआ करती थी। भारतीय जजेस को समर वेकेशन और विंटर वेकेशन क्यों मिल रही है? कोर्ट वैसे भी 7 दिन तो काम करता नहीं है, 5 ही दिन काम करता है ना। सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। और उसके बाद भी एक एक 1.5 महीने की समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है कोर्ट को। हर दिन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200 केसेस, 200 से भी ज्यादा केसेस एक्चुअली बोर्ड पे लगती है। कभी कभी 500 केसेस भी लगती है बोर्ड पे। उसमें से हियरिंग कितने केसेस की होती है? 10, 12। यदि केस मामूली हो तो कभी कभी 70 तक जाते हैं, पर या फिर कोई आता ही नहीं है, नो शो, तो फिर शायद आपकी केस लग जाए, वरना बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है। जजेस को घर जाने की बहुत जल्दी होती है, 4, 4:30 नहीं बजे कि वो बोर्ड डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन तीस्ता सेतलवाड़ के बारे में या जुबैर के बारे में सुप्रीम कोर्ट रात तक काम करता है। तीस्ता सेतलवाड़ को पहले 2 जज का कोर्ट था, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने बेल नामंजूर किया था। अब नामंजूरी के बाद
सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच था। 2 जज बेंच में एक जज का कहना था बेल मिलनी चाहिए, दूसरे जज का कहना था बेल नहीं मिलनी चाहिए। अरंगेत्रम का प्रोग्राम चालू था जहां पे काफी सारे लॉयर्स, जजेस सुप्रीम कोर्ट के वहां पे थे। रात के 10:30 बजे तक काम चालू था क्योंकि 10 मिनट का फोन कॉल हमारे CGIG को आया, मतलब एक फोन कॉल आया जो 10 मिनट तक चला और उसके बाद 3 जज कोर्ट डिसाइड हुआ और 3 जज कोर्ट में 2:1 2 वर्सेस 1 यानी 2 जज ने कहा कि बेल मिलनी चाहिए और एक ने कहा नहीं मिलनी चाहिए, जो पहले भी कह रहे थे कि नहीं मिलनी चाहिए। यू नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्या कारण दिया है कि इनको बेल विथ इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हर बीइंग अ वुमन, क्योंकि वो औरत है इसलिए उसको इंटरिम रिलीफ और बेल मिलनी चाहिए। ये रात को 10:30 बजे हियरिंग हुई है। लास्ट टाइम आई चेक, मैं भी एक औरत ही हूं। लास्ट टाइम मतलब आपके सामने अभी दिख रहे हैं। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी 100% फीमेल है, पर हम उस इकोसिस्टम में फिट नहीं होते जैसे कि उन्मेष जी फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट 200 करोड़ का डिफेमेशन केस एक प्रिंट मीडिया ग्रुप डाल रहा है। अब बात करते हैं रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड के बारे में। 2023 को प्रेजेंट करने के लिए हमारे CJI को बुलाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी को। स्नूज फेस्ट, बहुत लंबा स्पीच था, बहुत बोरिंग भी था, लेकिन उसमें से 2 सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ओके? क्योंकि बहुत ही जरूरी है। So what he said was, of course, persons of both professions यानी कि जर्नलिज्म और जुडिशियरी के बारे में वो बात कर रहे हैं। Of course, persons of both professions are fierce believers of the aphorism that the pen is mightier than the sword. But they also share the occupational hazard of being disliked by virtue of their professions. No easy cross to bear. इसका मतलब क्या है पता है? जो भी लोग हैं जो इन 2 प्रोफेशंस में हैं, जर्नलिज्म और जुडिशियरी, इन 2 प्रोफेशंस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक ही फिलॉसफी को मानते हैं। वो फिलॉसफी है कि स्याही एक तलवार से ज्यादा ताकतवर है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पर उनकी जॉब की वजह से, उनके प्रोफेशन की वजह से लोग इनको नापसंद करते हैं। मतलब उस प्रोफेशन की वजह से लोग इनको नापसंद करते हैं, इन लोगों को नापसंद करते हैं, और ये उन्हें मानना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड येलो जर्नलिज्म, ओके? फेक न्यूज ये लोग छापते हैं, जर्नलिस्ट छापते हैं। मेरे खुद के साथ ये हुआ है।
2019 में आई थिंक अप्रैल या मई में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के मेन पेपर में पेज नंबर 5 पे मुंबई टाइम्स या फिर जो पहले बॉम्बे टाइम्स था या फिर मुंबई मिरर, उन टैबलॉइड्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। मेन जो पेपर होता है ना, जो पूरे भारत में जाता है, पेज नंबर 5 में ये आर्टिकल छपा था दैट केतकी चितैया मराठी एक्ट्रेस हैज बीन अरेस्टेड। मैं घर पे सो रही थी तभी। मुझे एक्चुअल अरेस्ट कब किया गया? 2022 में, सेम ईयर जब इन पे डेफेमेशन की केस डाली गई है। 2022 में बहुत सारी चीजें हुई है। एनीवे, फेक न्यूज। 2019 में मुझे अरेस्ट नहीं किया गया था, सो 2019 में ये क्यों प्रिंट किया गया? लोक सत्ता में जिनके एडिटर, जिस पेपर के एडिटर को एलिजिडली डिफेम किया गया है, लोक सत्ता ने खुद छापा है कि केतकी चितैया मेंटली अनस्टेबल है और वो कुछ साइकोलॉजिकल नहीं, मेंटल इश्यूज के साथ लड़ रही है। उसके साथ साथ काफी सारे अलग अलग न्यूज मीडिया है जिन्होंने ये प्रिंट किया कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, जो कि रियल लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता और उसको बढ़ा चढ़ा के ये लोग मसाला लगा के मस्त चटपटा कुछ बना के अफवाहें फैला रहे होते तो भी चलो मान लेते। नहीं, मैं नहीं मानती, जो गलत है वो गलत है, बट एटलीस्ट 1% तो सच होता उसमें से, है ना? यहाँ पे तो 1% भी सच नहीं है। कभी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी मैंने ली ही नहीं है और येलो नगरी छाप दिया है ऐसे, उसकी न्यूज बना दी 2021 में या 2021 में। फेक न्यूज। तो हम इनको क्यों पसंद करें? हम क्यों इन्हें पसंद करें जब आप खुद 3 जज बेंच बना के एक क्रिमिनल को बेल दे रहे हैं? Why? She's a woman and we are not. Seriously? हम आपको क्यों पसंद करें? It's not about the profession. It's about how you behave. फिलहाल इतना ही तीस्ता जी के बारे में और बेस्ट बेकरी या फिर तुलसी बेकरी केस जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो है कौन, एलिगेशंस क्यों हुए हैं उन पे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो एक वीडियो में मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी अभी 29 मिनट हो चुके हैं। सो आधे घंटे से ज्यादा हम वीडियो नहीं करना चाहते। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे और हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस, चंद्रचूड़ फैमिली और तीस्ता सेतलवार के बारे में और उनकी फैमिली हिस्ट्री। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।